ऑलराइट फ्रेंड्स, वी वर टॉकिंग अबाउट अक्टूबर के योजना के बारे में, उसकी समरी देख रहे थे। तो कल क्वेश्चन मैंने भेजा था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आई होप यू वर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। वो योजना से ही था। बाकी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम देखते हैं। सो इंडियन रेलवेज जो है, इट हैज बीन ऑपरेशनल फॉर ओवर 167 years एंड इट बिगैन इन 1853। ठीक है, पहले मुंबई से थाने तक जो था, इस समय कौन था वाइसरॉय? एनी आइडिया हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग दिस टाइम? डलहौजी। ओके, डलहौजी था। ठीक है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट जो है वो हम देखते हैं। तो इंडियन रेलवे लाइन कितनी बड़ी है? जैसे रोड नेटवर्क तो सेकंड लार्जेस्ट है, चलिए पता चल जाता है हमें। लेकिन इंडियन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हम्म, कितना है? क्या वो ये है क्या? यूएसए के बाद यूएसए से ज्यादा है क्या? यूएसए से ज्यादा है क्या? ओके, तो यूएसए से ज्यादा नहीं है। सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, और फिर इंडिया है। नंबर 3 पे हम आते हैं। प्लीज रिमेंबर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग जो है नंबर 3 पे आते हैं। सेंट्रल पब्लिक एंड एंटरप्राइजेस, सो 12 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है। ठीक है। एंड रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO, इन लखनऊ इज द R&D विंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। याद है कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन 2022 के प्रीलिम्स में देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लखनऊ जो है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपसे पूछ सकता है किसका विंग है? R&D विंग है, DRDO, इसरो, इंडियन रेलवेज, ऑप्शन डी किसी और का? कोई भी एक ले लो, मे बी कोई ऐसा कोई कंपनी का ऐड कर देना। ठीक है। नोटेबल अचीवमेंट्स इंक्लूड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सिग डेट विद IIT खड़गपुर। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो ट्रायल्स है उसमें हेल्प किया था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO लखनऊ ने। ओके, और ये सिग डेट है क्या? कोई आइडिया? ये जो सिग डेट है, एनी आइडिया किसी को? ये IIT खड़गपुर के साथ इन्होंने बनाया है सिगडेट सॉफ्टवेयर। इसको बोलते हैं सिग्नलिंग डिजाइन ऑटोमेशन टूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। सिगडेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिग मतलब सिग्नलिंग, D फॉर डिजाइन, A फॉर ऑटोमेशन, T फॉर टूल, और E फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। It is an indigenously developed system that generates automatic route control charts. Please remember, SIGDATE जो है ये ऑटोमेटिक रूट कंट्रोल चार्ट्स जो है वो बनाता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है। इसके साथ कुछ और है क्या? आपने कवच सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कवच। कवच क्या है? कवच जो है ट्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कवच जिसको हम बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, व्हाट इज कवच? इट इज एन ATP, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। ओके, और ये जो है RDSO ने ही बनाया है। प्लीज रिमेंबर, RDSO ने ही कवच बनाया है, और सिग डेट जो है वो भी RDSO ने बनाया। ठीक है। रेलवे फाइनेंस जो है, रेलवे बजट जो है, इट वाज सेपरेट अंटिल 2017-18। तो किसके रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को सेपरेट किया गया? रेलवे बजट को किसके रिकमेंडेशन पे सेपरेट किया गया था? एक्वर्थ कमिटी। देखिए एक चीज बताता हूं, अभी मैंने पूछा तो थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ आप लोगों को। हेजिटेशन हुआ कि नहीं? है ना, एक्वर्थ कमिटी। लेकिन एक मैं आपको बताता हूं, अगर 4 ऑप्शन दे दूं तो सब आंसर कर दो, है कि नहीं?
दिस इज ऑल्सो द ट्रुथ। अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं तो आपका सही हो जाएगा, तो इसीलिए डरना नहीं है। मेरे को याद नहीं हो रहा, बच्चे थोड़ी हो क्लास 10th के कि जाके वहां पर कथा कहानी लिखना है। अगर मैं तुम्हें एक्वर्थ कमिटी का 4 ऑप्शन दे भी देता तो यू वुड हैव सॉल्व्ड इजीली। अभी ठीक है, रिकॉल नहीं कर रहे हो, ऑल राइट, लेकिन यू वुड हैव सॉल्व। भाई तुम्हारा वो थोड़ी हो रहा है, वाइवा वॉइस होगा क्या वहां पर बैठ के, कोई यूपीएससी से आके वाइवा वॉइस थोड़ी लेगा। तो उतना डरो मत, आई गेट लॉट ऑफ पैनिक डीएम्स कि मेरे को याद नहीं हो रहा। एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं? मैं पहली बात तो मैंने खुद नहीं सुना आप एक्टिव रिकॉल कैसे करते। आई थिंक दिस इज अ फैड दैट इज गोइंग ऑन, एक्टिव रिकॉल, है ना। तो एक्टिव रिकॉल अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्टिव रिकॉलिंग की जरूरत है जिसका सिलेबस इतना बड़ा है? डू यू हैव इनफ टाइम टू डू एक्टिव रिकॉलिंग? मे बी इट इज बेनिफिशियल फॉर योर मेंस, मैं मना नहीं कर रहा, मेंस में बेनिफिशियल होगा, प्रीलिम्स में जो है उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको है थोड़ा सा, आपको इतना विथ कवर करना है दैट इट इज फाइन। अगर याद नहीं है आपको कुछ, एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, उसको फिर से रिवाइज कर लो, उसको याद करके नहीं जाना है। इसीलिए याद रखना, एक्वर्थ कमिटी, एक्वर्थ कमिटी है। रेलवे बजट वाज सेपरेट अंटिल 2017-18, 100 साल पुराना एक्वर्थ कमिटी आया था, और 2017-18 में इसको मर्ज कर दिया गया। इसके पहले आपको याद होगा सुरेश प्रभु जी आते थे, सुरेश प्रभु जी लेके आते थे बजट अलग से, रेलवे बजट पहले आता था, और उसके बाद आपका फिनेंस बजट आता था। ठीक है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है भाई, टू रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट and enhance environmental benefit. Electrification increases average speeds and loadings for freight and passenger trains. ठीक है, रेल टूरिज्म, introduction of theme based tourist circuit trains under the Bharat Gaurav train policy. Okay, टूरिस्ट सर्किट ट्रेन अंडर द भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी जो है, इसको बनाया गया है ताकि भारत के जितने भी टूरिस्ट सर्किट्स हैं, तो ये टूरिस्ट सर्किट सबसे अच्छा काम कहाँ करेगा? तो एक आपने सुना होगा काल चक्र, काल चक्र आपने सुना होगा, काल चक्र टूरिस्ट सर्किट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो नोन एज द बुद्धिस्ट सर्किट। तो जितने भी कुशीनगर, वैशाली, आपका ये राजगृह मतलब राजगीर, देन गया, बोध गया, ओके, और सारनाथ, सांची, ये जितने भी एरियाज है ना, उनको कवर करके आप जो है उसमें जा सकते हो। ये क्वेश्चन भी आया था, बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से महाजनपद थे। नेशनल रेल प्लान एनआरपी है 2030 का, इसमें फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाना है, और विथ कैपेसिटी डेवलपमेंट टू मीट डिमांड अप टू 2050 तक डिमांड को जो है मीट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज रेलवेज फ्राइट मॉडल शेयर टू 45%। तो इसके लिए क्या कर रहा है? क्या आपने डीएफसी के बारे में सुना है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वेस्टर्न, यहाँ पर आपके पंजाब से लेके बंगाल तक जाएगा। आपने देखा पंजाब का सामान बंगाल तक आराम से। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है? उस रेलवे लाइन पे क्या रन करेगा? सिर्फ उस पे सिर्फ फ्राइट कॉरिडोर्स, मतलब फ्राइट वाली ट्रेन सब रन करेगी। सेंस बनाता है? क्या ये सेंस बना रहा है फ्राइट की ट्रेन सिर्फ रन करना एक डेडिकेटेड कॉरिडोर पे? बिल्कुल बना रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसका एग्जाम भी हुआ था डीएफसी के असिस्टेंट का, अगर आप लोगों को याद होगा, असिस्टेंट समथिंग। ओके, इट रिड्यूस फ्राइट ट्रांजिट टाइम बाय इंक्रीजिंग एवरेज स्पीड टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो है 50 किलोमीटर तक करना है। 2024 का विजन क्या है? एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, identification of new dedicated freight corridors and high speed rail corridors. Okay, Vande Bharat Express train, so India's first indigenous semi high speed train which will exemplify the Make in India initiative. और ये जो है बना कहां पर है? जो ये वंदे भारत ट्रेन है, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया वेयर दे आर बिल्ट? द वंदे भारत ट्रेन कहाँ से ये इंपोर्ट होता है? कोरिया से होता है या जापान से होता है? एनी आइडिया? कोरिया से होता है या जापान से होता है? क्या ये तमिलनाडु में बिल्ड नहीं हो रहा है? यही तो बनता है ना।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आईसीएफ, चेन्नई। ठीक है। अब कौन बोल रहा है कि खेल गए मुझी भाई, है? डोंट से लाइक दैट। ठीक है। आईसीएफ जो है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है। अब एक उसके जो आईसीएफ के हेड हैं, अभी तो रिटायर कर गए, ही वाज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, अभी अभी भी एक्टिव है। तो आईसीएफ जो है चेन्नई में, और यहाँ पर जो है यहाँ पर बनता है आपका और नया, ओके, वंदे भारत के बाद आई थिंक साधारण साधारण भारत समथिंग एक्सप्रेस भी आने वाला है, जिसमें जनरल के डब्बे जो है उनको ऑप्टिमाइज करेगा ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द प्रॉब्लम हियर इज कि जो नई ट्रेन आ रही है उनमें कैपेसिटी कम है, उसमें कंफर्ट बढ़ा रहे हैं लेकिन कैपेसिटी कम है, विच इज सुसाइडल, विच इज टोटली सुसाइडल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। G20 summit and themes. तो 18th G20 summit location, it is held in New Delhi. थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, and it emphasizes the concept of world as one family. Key initiative and agreement, Global Biofuel Alliance. So 19 countries and 12 international organizations आपका इसमें participate कर रहा है. It accelerate India's biofuel programs like PMG1 योजना. Again, this is important. इसको क्या करेंगे आप? कोई आइडिया आपको? मैं यहाँ लिख रहा हूँ G1 योजना। तो विकास पीडिया, ठीक है। देन सतत स्कीम, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर गोबर धन, मतलब गोबर से धन लेके आएंगे। देखिए ये जो है मॉक करने की बात नहीं है। वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इंडिया हैज बीन ऑलवेज ए एनर्जी पुअर कंट्री, और उसके चलते गोबर का वैल्यू बहुत ज्यादा है। Why cow is a sacred animal? If I let me not talk about the scriptures, let me not talk about the mythology, let me not talk about the religious angle. The cow has been deemed important and a sacred animal just because अगर आप देखिएगा गाय को मार के खाइएगा तो कितना दिन खाइएगा? एक दिन, दो दिन मैक्सिमम। पहले तो फ्रिज होता नहीं था, तो एक दिन खा सकते हैं आप गाय को मार के। लेकिन वही गाय को आप अच्छे से प्यार से पालिएगा तो वो आपको दूध देगी, आपको घी देगी। घी क्या एनर्जी है। इंडिया क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है कि नहीं? खाना घी में बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। और इंडिया जो है बाकी तेलों में डेफिशिएंट है, तो घी इज अ वंडरफुल सोर्स। उसके बाद आपको दूध देगी, घी देगी। गोबर, गोबर क्या है? गोबर से आप खाना पका सकते हैं, है ना। अगेन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, एनर्जी है नहीं हमारे पास। फोर्थ, फोर्थ क्या है? आप जो है उससे मन्योर, हम लोग एग्रीकल्चरल कंट्री है कि नहीं? वी आर ए एग्रीकल्चरल कंट्री, मन्योर देती है हमें। सो एक गाय के इतने सारे यूजेज हैं, एक ही गाय से, सिर्फ एक एनिमल से एग्रीकल्चर से लेके एनर्जी रिक्वायरमेंट से लेके फूड रिक्वायरमेंट सब मीट हो रहा है। तो क्या गोबर धन नहीं है? एक्चुअली में गोबर धन नहीं है। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी। याद होगा आपको, जो भी है वीएस वगैरह को याद होगा, हमने पढ़ा था ना एंथ्रोपोलॉजी में। ये बहुत एक क्रूशियल कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में, कि इंडिया में क्यों माना जाता है सेक्रेड, why the cow is considered a integral part of temples and different communities, why it is known as culture के अंदर क्यों माना जाता है इसको। देन फार्मर इनकम को इनहांस करेगा, जॉब क्रिएशन को इनहांस करेगा। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है, E20 जिसको कहेंगे, विच इज प्रोजेक्टेड टू सेव ₹30,000 एनुअली। G21 क्यों हुआ भाई? G20 में एयू, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। अब एयू में क्या करना है आपको? अफ्रीकन यूनियन का बस विकीपीडिया पेज जो है उसको देखना है कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, कहां पर उसका कोई चार्टर है क्या। ठीक है, ऑलराइट। ये सारी चीजें जो है, E20 वैसे थोड़ा दूर था, बट आई थिंक 2025 तक दे आर टारगेटिंग कि पहले हो जाएगा। बहुत पहले तो इन्होंने बोला था 2030 करना है, बट अब बोल रहे हैं कि 2025, आई थिंक इसी साल हो जाएगा। दे विल बी सेंडिंग यू, बट इट इज नॉट वेरी गुड फॉर योर कार। आपकी कार की लाइफ कम हो जाएगी। ब्रेक पैड्स वगैरह आई थिंक बहुत खराब होते हैं इससे, एंड इससे जो है मतलब आपका कार का इंजन का जो वैल्यू है वो नीचे जाता है। इंडिया मिडिल ईस्ट ईयू कॉरिडोर,
तो ये जो है आईमेक कॉरिडोर जो है, जो कि यूरोप का सामान इंडिया, इंडिया का सामान यूरोप भेजने के लिए, यस, नॉकिंग, करेक्ट। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट, तो नया नया रिफॉर्म का मंत्रा क्या है? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, it highlighted in the 77th Independence Day speech transformation of Vikasit Bharat. Then Mudra Yojana disbursed rupees 20 lakh crores in loans, creating 8 crore entrepreneurs. Jan Aushadhi Kendra saved rupees 20,000 crore through low cost medicine. तो मुद्रा योजना हमने पढ़ा है, जन औषधि केंद्र हमने पढ़ा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का स्टार्टअप में। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी जो स्कीम है, तो ओआरओपी में होता क्या था कि बेसिकली अगर पहले क्या होता था, कोई कर्नल रिटायर हुए हैं 1990s में और कोई कर्नल रिटायर हुए हैं 2015 में, तो उनकी पेंशन में डिस्पैरिटी होती थी। उनकी जो पेंशन होती थी उसमें डिस्पैरिटी होती थी। जो उसमें क्या बोला है कि अगर एक रैंक का आदमी है, rank is similar, the difference, okay, difference is, difference is in the year of retirement, तो why not, okay, why not, ठीक है। तो रिटायरमेंट डेट के रिगार्डलेस ओआरओपी क्या करता है, रिटायरमेंट डेट के रिगार्डलेस पैसा देता है, पेंशन देता है। मान लिया कि कोई कर्नल साहब है 91 में रिटायर हुए, कोई कर्नल 2015 में रिटायर हुए, 91 वाले कर्नल को मिलता है 30,000 रुपए और 2015 वाले कर्नल को मिलता है 1 लाख रुपए। तो ये 91 वाले कर्नल बोल रहे भाई मैंने भी तो 25 साल सर्व किया है, मैंने भी तो 25 साल सर्व किया है, व्हाई एम गेटिंग ओनली 30,000। तो यही जो चीज है ओआरओपी के थ्रू सॉल्व की जा रही है। अब यहां पर दूसरी चीज है, ओके, आई विल जस्ट आंसर योर क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग। ओपीएस वर्सेस एनपीएस, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। ओपीएस क्या होता है कि अगर आपने 20 साल सर्विस कर ली है, 20 इयर्स की सर्विस कर ली है, तो सरकार आपको 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे आपके डेथ तक देगी, और फिर उसका 50%, मतलब जितना आपका है उसका 50% आपके स्पाउस को मिलेगा। मतलब ₹1,00,000 आपकी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे था, तो आपको द मोमेंट यू रिटायर आपको ₹50,000 मिलेगा, और फिर जब आपके डेथ हो जाएगा तो आपके स्पाउस को कितना मिलेगा? 25,000। ओके, तो ये जो है जनरली ओपीएस में आता है। एनपीएस में क्या होता है, ये अब आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, आपको अपने इनकम से जो आपको सैलरी मिल रही है, सरकार ने क्या किया, सैलरी बहुत बढ़ा दी है कि नहीं, सेवेंथ पे कमीशन में सैलरी में बहुत जंप आ गया। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे सैलरी मैंने बढ़ा दिया है, तो तुम अपना पेंशन, अपना जो पेंशन है उसका आप खुद से करो। उसका जो बेसिकली अगर आप देखोगे उसमें क्या बोल रहा है कि सेवेंथ पे कमीशन में मैसिव जंप है, जिनकी 50,000 सैलरी थी उनकी 1,40,000 सैलरी हो गई है। People are drawing close to 4 to 5 lakh rupees per month on the secretary level। सेक्रेटरी लेवल पे डीए वगैरह मिला के 4.5-5 लाख रुपए हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि दे आर सेइंग कि मंथली तुम्हारे पे चेक से कुछ पैसा कटेगा, मंथली तुम्हारे पे चेक से कुछ पैसा कटेगा, उसको सरकार कंट्रीब्यूट करेगी इक्वली। सरकार क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी इक्वली। जैसे तुमने 6,000 रुपए कटवाया, तो सरकार जो है 6,000 रुपए ऐड करके 12,000 रुपए कर देगी, और उस पर फिर इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ योर पेंशन, एट द एंड ऑफ योर सर्विस, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम लमसम अमाउंट ले सकते हो ग्रेट्युटी वगैरह के नाम पे, या तुम्हें मंथली कुछ जो है, जो तुम पेंशन ड्रॉ करना चाहते हो उस अकाउंट से तुम कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ओपीएस एनपीएस। एक क्वेश्चन आया था एनपीएस पे, अगर आपको याद होगा, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉइज आफ्टर April 1st 2004, ओपीएस जो है इट वाज एक्चुअली, आई हैव सीन हॉरिफाइंग थिंग्स। जैसे 90 साल की कोई बूढ़ी महिला होती है, उनके हस्बैंड गुजर गए, हस्बैंड वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड उनके 4 लड़के हैं, चारों निकम्मे। एंड वो फिर क्या कर रहे हैं, वो बूढ़ी का पेंशन आता है तो बूढ़ी को उस दिन अपने अंधेरे रूम से निकालते, और उसके बाद बैंक ले जाके पेंशन इनकैश करते 20-30 हजार रुपए, एंड देन वो बूढ़ी को फिर डंप कर देते। एंड द बूढ़ी सेज कि अरे मेरा भी तो कुछ सुनो, तो फिर वो चारों एक दूसरे में लड़ रहे हैं। एंड दिस हैपेंस अ लॉट, स्पेशली व्हेन द किड्स आर नॉट डूइंग वेल।
तो किड्स आर नॉट डूइंग वेल, तो ओपीएस जो था इट यूज टू सस्टेन द लाइवलीहुड. आई हैव सीन अप टू 4 families being sustained by 50% pension of the father. Okay. Yes. Increased central government devolution to state governments from 30 lakh crore to 100 lakh crore. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब 30 लाख करोड़ रुपए से 100 लाख करोड़ देगी. ओके. स्टेट गवर्नमेंट को. पीएम आवास योजना में तो 4 करोड़ हाउसेज हैव बीन सैंक्शनड विद स्पेंडिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹90,000 crore to ₹4 lakh crore. तो ऑलमोस्ट 5 times जंप. ऑलमोस्ट 5 times जंप जो है आपको मिलेगा यहाँ पर पीएम आवास योजना में. आपने अभी देखा होगा कुछ वीडियोस आ रहे थे. सम वीडियोस आर कमिंग जिसमें एक महिला थी जिसको स्लम से निकाल के एक एक बेडरूम का घर दिया गया था. तो उसके पास उसके सामान में रील वाला वो था, लाइट था. बहुत पॉपुलर हुआ था वो वाला फोटो. उसके पीछे मतलब स्लम में रह रही थी लेकिन रील रील बनाने का पूरा इंतजाम कर दिया. नहीं, ट्राइपॉड नहीं, वो नहीं था, एक लाइट नहीं होता ऐसे गोल सी लाइट आती है जिसपे आप जो इल्यूमिनेट कर देती है, रिंग लाइट. हाँ, तो वो स्लम में रहती थी, चौल में रहती थी, बट उसके पास पूरा सामान था, ट्राइपॉड वगैरह सब. रिंग लाइट थी रील बनाने के लिए. तो रील इकोनॉमी है हम. ओके. हम एज अ सीरियस कंट्री ट्रांजिशन कर रहे हैं इनटू अ प्रॉपर रील इकोनॉमी. कि मतलब गरीबी है लेकिन पहला प्रायोरिटी है रील बनाना. अब है बात करते हैं यूनिटी मॉल्स का. सो यूनिटी मॉल्स है क्या, प्लीज देखें. दीज आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स which are aimed at promoting economic development, recreational spaces, enhancing tourism, and celebrating India's rich cultural heritage. So they will function as comprehensive marketplaces in each state, showcasing products specific to ODOP, मतलब one district, one product. Items with GI tags, ODOP, products with GI tags and local handloom and handicrafts. तो ये दिल्ली हाट जैसा समझ रहे हैं, दिल्ली हाट ही एक तरीके का. उसको फैंसी नाम दे दिया यूनिटी मॉल. जैसे दिल्ली हाट में नहीं होता आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, आपके शहर में भी आता होगा ना. आपके शहर में भी मेला आता होगा जिसमें महिलाएं आती हैं और अपने अपने स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से आती हैं, है ना. वो उसमें लोकल न्यूज में आता है आपके शहर में पहली बार मेला मेला मेला, ऐसे करके देखा है आपने. एंड देन वहां पर आप यू गो एंड देन यू कैन बाई वट एवर यू कैन, है ना. यूपी से कोई महिला आ रही है, कोई बिहार से आ रही है, कोई गुजरात से आ रही है, कोई महाराष्ट्र से आ रही है. अनाउंसमेंट इन द बजट स्पीच. सो कंसेप्ट ऑफ यूनिटी मॉल जो है ये यूनिटी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023-24 के बजट स्पीच में देखा था. ओके. These malls are planned to be strategically located in state capitals. Those states have the autonomy to choose either their financial capital or a major tourism center. मतलब ये जो यूनिटी मॉल है इनको स्टेट कैपिटल्स में लगाया जाना है. यूनिटी मॉल्स जो है तो ये स्टेट कैपिटल में क्या करेगा. ओके. स्टेट कैपिटल में जनरली वहां पर परचेजिंग पावर हाई रहती है, गवर्नमेंट पास में रहता है ना. दूसरी चीज है कि स्टेट्स जो है उसको काम कर सकती है कि स्टेट कैपिटल के बजाय अपने फाइनेंशियल कैपिटल. अब जैसे कोई आप बता सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, जैसे कहना इससे मध्य प्रदेश का भोपाल कैपिटल है बट फाइनेंशियल कैपिटल इज इंदौर. यस, ऑफ कोर्स. देन कहना इससे यूपी का स्टेट कैपिटल लखनऊ है, फाइनेंशियल कैपिटल नोएडा है. दैट कैन ऑल्सो बी सेट, है ना. देन और क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है. एनी मोर एग्जांपल्स दैट यू कैन थिंक अबाउट. चेन्नई तो चेन्नई है, बैंगलोर तो बैंगलोर है. आई थिंक ओनली इसमें है ना, इसमें यही है. हरियाणा का कह सकते हो, हरियाणा चंडीगढ़ इज द कैपिटल एंड गुरुग्राम इज द फाइनेंशियल कैपिटल. तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें मेजर टूरिज्म सेंटर में भी आप यूनिटी मॉल लगा सकते हैं. आपके पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, आइदर स्टेट कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और ए मेजर टूरिज्म सेंटर. Ministry of Finance's Department of Expenditure has issued detailed guidelines for the construction of these malls. यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है आपको जब मैं बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन दिख रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना. और किसने अनाउंस किया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. ओके.
ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए है। ओडीओपी इनिशिएटिव क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट उसको लेके आएंगे ओडीओपी के अंदर, और फिर उसको टारगेट करके हम डेवलप करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट किसी चीज के लिए फेमस है, तो इसका मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में वो पर्टिकुलर फेमस चीज को बनाने वाले की पॉपुलेशन बहुत हाई होगी। जैसे मेटल वर्क है, तो मेटल वर्कर्स बहुत सारे होंगे आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में। बिद्री वेयर है, तो बिद्री वेयर में बहुत सारे बिद्री वेयर आर्टिस्ट होंगे। जब आप फोकस करेंगे ओडीओपी में, तो उनको क्या होगा? ओडीओपी में फोकस करके स्किल एनहांसमेंट, उनको मार्केटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? मार्केटिंग मिलेगी, तो उनका पैसा बढ़ेगा। ओके। 1100 products have been identified under this initiative across India. Geographical indication. So GI tags indicate the specific origin of a product, assuring its quality and unique characteristic linked to its geographical origin. अब जैसे यहाँ पर फाइट किस पे हुआ था? रसगुल्ला पे। किन दोनों में लड़ाई थी? ओडिशा और वेस्ट बंगाल, कि हमारा है हमारा है, दोनों बोल रहे थे। तो जीआई टैग अगर मिल जाता है, जीआई टैग मिलता है, तो ऑथेंटिसिटी में पता चलती है। जैसे कड़कनाथ मुर्गा आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश से है, तो कड़कनाथ मुर्गा जो है आपने सुना होगा, है ना? यस। कड़कनाथ कहाँ होता है? दो स्टेट्स में होता है, एक होता है छत्तीसगढ़ में और एक होता है आपका मध्य प्रदेश में, है ना? तो यहाँ पर अब जैसे मान लो पता चल गया कि कड़कनाथ, अगर कोई सपोज से यूपी का फार्मर या कोई बिहार का कोई पशुपालक जो है, वो कड़कनाथ को करना चाहता है, ठीक है, कड़कनाथ को बड़ा करना चाहता है, और वो उसने बड़ा कर दिया, बट अब वो गया एक कंज्यूमर मार्केट में, तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक कड़कनाथ एग्स है, दूसरा कड़कनाथ एग्स, उसको समझ नहीं आ रहा है। फिर उसने नीचे देखा, तो जीआई टैग लिखा हुआ है। जीआई टैग झबुआ में है ना, झबुआ इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, है ना, उसको ऑफ मध्य प्रदेश। काली मासी भी कहते हैं उसको, है ना? तो ये जो कड़कनाथ मुर्गे का अंडा है वो भी काला होता है। तो काला अंडा जो है, ओके, कड़कनाथ मुर्गे का जो अंडा है, काला अंडा, वो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि झबुआ से ही आया है? अभी हमें कैसे पता चलेगा झबुआ से ही आया है? तो वो हमें पता चलेगा थ्रू जीआई टैग। और उससे क्या पता चलेगा? ऑथेंटिसिटी। ठीक है। 1400 रुपीज का मिलता है आपको 6 eggs। 6 eggs जो है, कड़कनाथ मुर्गा जो है, 6 eggs अराउंड 1400 रुपीज का इन द मार्केट। Then scheme for special assistance to states. So it was introduced in 2020-21 to stimulate state government's capital expenditure in response to the COVID-19 pandemic. ये क्या हुआ था कि स्पेशल जो असिस्टेंस है क्यों जरूरत पड़ी थी? बिकॉज स्टेट्स वेयर रीलिंग अंडर लॉट ऑफ डेट, एंड आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग कोविड, ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। तो उसके बाद जो है स्टेट्स को, दे विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स विच आर रीपेएबल आफ्टर 50 years। सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 साल के बाद लोन वापस करना है। इजंट दिस ग्रांट टेक्निकली या ग्रांट? आप देखे समझे कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि बिहार को 50,000 करोड़ का असिस्टेंस मिल रहा है 2024 में। इट इज इंटरेस्ट फ्री। व्हाट डज दिस मीन? कि हमें सिर्फ 50,000 करोड़ वापस करने हैं। इंटरेस्ट फ्री का मतलब क्या? कभी भी मैं वापस करूं तो मुझे सिर्फ 50,000 करोड़ ही वापस करने, इस पे कुछ कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। एंड आई एम सेइंग दैट 2074 के बाद आपको वापस करना ये 50,000 करोड़ अंडर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट। उस समय इन्फ्लेशन को ऐड करोगे तो करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट करेगी, अप्रिशिएट करेगी? इन्फ्लेशन तो बढ़ते रहेगा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डेप्रिशिएट होगा, तो उस समय 50,000 करोड़ मायने रहेगा। उस समय 50,000 करोड़ मायने रहेगा। आई थिंक 50,000 करोड़ इन 2074 विल बी अ नेटवर्थ ऑफ ए एमएसएमई बिजनेस ओनर। हो सकता है 50,000 करोड़ किसी मीडियम बिजनेस ओनर का नेटवर्थ हो। ओके, पता चला कि बच्चे के क्लास के फॉर्म में लिखा हुआ है पापा की इनकम क्या है, 30,000 करोड़, लेकिन उसमें खाना नहीं, तीन तीन टाइम का खाना नहीं आ रहा, इतना इन्फ्लेशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ये टेक्निकली फ्री मनी नहीं है? बिहार क्या बोलेगा? अरे ले लो भाई,
2074 में पता चलेगा कि आपको ऑब्लिगेटेड है, आपको आपने 2024 में लोन लिया था, 50 साल का टेन्योर है, 50,000 करोड़ है। उस समय बिहार का जीडीपी कितना होगा? मे बी $1 ट्रिलियन, 1.52 ट्रिलियन डॉलर। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर बिहार टू पे, इट विल बी वेरी इजी फॉर बिहार टू पे दिस मनी, है कि नहीं? तो क्या समझ में आ रहा है? इजंट दिस फ्री मनी? टेक्निकली फ्री मनी, टेक्निकली फ्री का पैसा दे रहे हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, 50 साल के बाद करेंसी का क्या वैल्यू रहता है, उसको हम लोग लेके चले, ₹1.3 लाख करोड़ इज एलोकेटेड इन टोटल, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए जो है वो यूनिटी मॉल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए रखा जाएगा। तो 1.3 लाख करोड़ का आप लोन ले सकते हैं अंडर द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट स्कीम, और ये इंटरेस्ट फ्री है, और 50 साल के अंदर आपको, बाद मतलब 50 साल के बाद आपको देना है। एंड इट विल नॉट बी काउंटेड टूवर्ड्स योर एनुअल बोरोइंग, मतलब आप जो एनुअली बोरो करते हैं एज अ स्टेट, उसके ऊपर लगेगा ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? एनुअली जो आप बोरो करते हैं उसके ऊपर लगेगा ये। क्लियर है? फंड्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंड्स कैसे एलोकेट होगा? द फंड्स विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट, एंड द स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड लैंड for the malls at no extra cost and can allocate additional fund from their budget for these unity malls. अब हम बात करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन के बारे में। तो इंडिया जो है ट्रांसफॉर्म कर गया फ्रॉम अ फूड डेफिशिएंट नेशन हु वाज रिलायंट ऑन फूड ग्रेन इंपोर्ट्स। तो ये आपको याद है, देयर वाज दिस प्रोग्राम पीएल 450, याद है? देयर वाज दिस प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पीएल 450 में होता क्या? व्हाट हैपेंड इन पीएल 450? एनी आइडिया? So there was, what was the name? हाँ, पुअर नेशंस को ग्रेन मिलता था, यूएस एड वाला। यूएस एड वाला जो है ग्रेन इनिशिएटिव था 1950s का, राइट? तो उसमें जो है मिलता था यूएस एड के अंडर में, वन वन यूज टू गेट, ओके, हाँ, पीएल 480 स्कीम था, राइट? पीएल 480 स्कीम था, किसने लॉन्च किया था? आइजन हार ने लॉन्च किया था, और इंडिया को मिलता था। थी जब नेहरू गए थे आइजन हार से मिलने के लिए, तो आइजन हार ने प्राइवेटली ये रिमार्क किया है, ये किताब में लिखा हुआ है, दैट वेन एवर नेहरू कम्स, ही कम्स विथ ए बेगिंग बोल। जब भी नेहरू आता है भीख मांगने आ जाता है। तो ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी। अब ये एक्चुअली हमारी शर्म की बात थी कि हमारे लिए ऐसा था कि हम जो है अपना खाना, एक एग्रीकल्चरल कंट्री नाम है हमारा, वी आर सेड टू बी एन एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन हम जो है खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रॉब्लम था। और इंडिया करेंटली रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटी इंक्लूडिंग सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, शुगर केन एंड कॉटन। पैंडमिक के चैलेंज में भी हमने अच्छा किया है परफॉर्म। डू यू नो विच, अच्छा मुझे बता सकते हो, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और एग्री, इसमें से किसने एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन? During COVID lockdown, it was the agriculture sector. When services and manufacturing showed a negative trend, it was only agriculture which showed a net positive trend. ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था, 3.5% जो है, 3.5-4% जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला था। The COVID-19 pandemic disrupted the food supply chain, impacting global food security. Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY), the Indian government doubled the food entitlement to 80 crore people under the NFSA from April 2020 to December 2020. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, PMGKAY में 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट, और उसको इनहेंस कर दिया गया। अभी फिर उसको जो है, अभी तक जो है चल रहा है आपका लोगों को खाना देना। बिकॉज देखिए ये बहुत जो है, हाँ, एक्सटेंड हो गई है फर्दर, ये बहुत पॉपुलर हुआ है स्पेशली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को इसने स्वे किया था, बिकॉज चावल जो है, ऐसा कहते हैं बाबा जी चावल लेके आ रहे हैं। वो बाबा किसको बोलते हैं? महंत जी। महंत जी जो नहीं है, योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ खाना देते हैं, ऐसा बोलते थे लोग। Export capability. So India exported an average of 19.83 million metric tons of rice
ओके, और इससे क्या होता है, रोल इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अफर्म होता है। एग्री प्रोडक्शन इन अर्ली ईयर्स, सो 1950s एंड 60s में बहुत फूड शॉर्टेजेस थे, हम व्हीट इंपोर्ट करते थे पीएल 480 स्कीम के अंदर। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, किसको आप इसको बोलेंगे, हु वाज द हीरो? इट वाज एमएस स्वामीनाथन। ओके, आई डोंट थिंक दैट इट हैज, अगर न्यूज आएगा, सी यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, ये सब नोटिफिकेशंस के थ्रू आता है। मे बी लास्ट आई चेक्ड इट वाज नॉट, मे बी अभी नोटिफिकेशन आ गया हो। सो एम एस स्वामीनाथन जो है, ही वाज हीरो, और हु वाज हिज इंस्पिरेशन, कहां से इंस्पायर हुए थे? नॉर्मन बोरलॉग। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ट्रेंड में आप देखिएगा तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिलेट कल्टीवेशन जो है हमारे में देखने को मिला है। महर्षि योजना अगर आपको याद होगा, और इंडिया जो है उसने प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को बनाया जाए। अब मिलेट क्यों बनाया जाए? देखिए, एक बड़ा रीजन है, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दे वेर नॉट ट्रेडिशनली राइस और व्हीट ग्रोइंग रीजन्स। ये जो रीजन व्हीट और राइस कहाँ ग्रो होता था? गैंजेटिक बेल्ट में ग्रो होता था। दीज एरियाज, ओके, दीज एरियाज वेर मिलेट ग्रोइंग, बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी पंजाब में क्या, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, ये सारी चीजें होता है। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इट बिकेम ए राइस एंड wheat growing state. Okay, pulse production, so despite being the largest producer and consumer, per capita availability decline हो गई है। Please remember this, this is very important trend, prompting government initiative for self sufficiency। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, ये जो है इंडिया के प्रपोजल पे, ओके, इंडिया के प्रपोजल पे बनाया गया था। प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का 51 मिलियन से 330 मिलियन टन हो गया, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स बढ़ गया, 6.5 टाइम्स। ओके, 6.5 टाइम्स बढ़ गया। ओके, तो ये, क्या ये बहुत बड़ी बात है? 51 से 330 मिलियन टन, क्या हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है? उस समय हमारा पॉपुलेशन कुछ 30 करोड़ हुआ करता था, वो भी 5 टाइम्स बढ़ गया। सो अगर हमने खाना भी बढ़ाया है तो 5 टाइम्स द पॉपुलेशन भी बढ़ा दिया। देन एडिबल ऑयल डिपेंडेंसी, हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट से हमारा, हम एडिबल ऑयल में बहुत पीछे हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, पल्सेस के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम पीछे हैं, और एडिबल ऑयल में हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है। इसीलिए अगर आपको याद होगा, नेशनल पाम ऑयल मिशन के बारे में, तो ये जो पाम ऑयल मिशन है, नेशनल पाम ऑयल मिशन, ये कहां पर आइडेंटिफाई किया है, कहां पर लगाएगा पाम ऑयल इंडिया में? एनी आइडिया? नेशनल पाम ऑयल मिशन जो है, ये कहां पर लगाएगा? एनी आइडिया? नॉर्थ ईस्ट में लगाएगा क्या? वेस्टर्न घाट्स में लगा सकता है? वेस्टर्न घाट्स में लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। और कहां लगा सकता है? और कहां लगा सकता है? अंडमान निकोबार में लगा सकता है, अंडमान निकोबार में बिल्कुल लगा सकता है। किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट मले पेनिनसुला का है वैसा क्लाइमेट चाहिए, है कि नहीं? जिस तरीके का क्लाइमेट मले पेनिनसुला का है, मले पेनिनसुला और बोर्नियो का है, इंडोनेशिया का है, अफ्रीका का है। और ये जो आपका पाम ऑयल है, इट इज एंडेमिक टू विच कंट्री? इट इज एंडेमिक टू विच कॉन्टिनेंट या विच कंट्री? अफ्रीका। ये क्वेश्चन आया था 2021 में, याद है? 2021 में ये क्वेश्चन आया था। Fruits and vegetable, तो production has reached 320 million. I think we are the second largest behind China vegetable production में, हम जो है second largest है। कॉटन प्रोडक्शन सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया है, क्यों? बीटी कॉटन की वजह से। बीटी कॉटन जो है, बैसिलस thuringiensis कॉटन, जिस जो पेस्ट रेजिस्टेंस जो है एक बड़ा चैलेंज फिर भी है, ठीक है। एंडेमिक का मतलब है, हाँ, जहां पर वहीं पर प्रेजेंट होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है, तो इट इज, हाँ, ये यू आर करेक्ट, नेटिव विल बी द करेक्ट वर्ड। ओके, यू आर करेक्ट, गुड।
नेटिव विल बी द करेक्ट वर्ड, क्योंकि एंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं पर होता है, एंड नेटिव विल बी समथिंग जो वहां पर ही होता है लेकिन उसको आप बाहर भी ले आया जाएगा। ओके, जैसे नाम धापा फ्लाइंग स्क्वेरल अगर आपको अमेरिका में मिलने लगी तो विल से कि नेटिव है नामधापा रिजर्व की। लेकिन अब जो है हमने नामधापा फ्लाइंग स्क्वेरल सिर्फ नामधापा में मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक है कि नहीं। Sugar cane production. India is a leading producer and consumer. So ethanol blending and sugar juice to ethanol conversion initiatives are important for farmer remuneration. Net sown area जो है वो भी बड़ा है काफी हमारा। ये क्वेश्चन आया था बाय द वे नेट सोन एरिया पे, याद है अरेबल लैंड का क्वेश्चन था 2023 में। चाइना हैज मोर अरेबल लैंड देन इंडिया। The net irrigated area has increased to 53.39% of the net sown area, indicating a significant improvement in irrigation coverage. फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ा है, सो इंक्रीज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जिसमें एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइजर का जो यूजेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट सब्सिडीज हैव लेड टू एन इंक्रीज इन फर्टिलाइजर यूजेज। और एनपीके रेशियो क्या है, रिकमेंडेड रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर, रेशियो पूछ रहा है यूपीएससी। अगर याद होगा आपको फ्लैग कोड में भी उसने पूछ लिया था। तो एनपीके जो है दैट इज 3:2:1, ये याद रखिएगा। 3:2:1 जो है इट वॉज दी, ठीक है, एनपीके रेशियो। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है, वाई न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू इनकरेज अधेरेंस टू द रिकमेंडेड प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। अगर आप नहीं कीजिएगा, अगर आप एनपीके में गड़बड़ कर दीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा, फिर कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम होगा एज अ फार्मर। Introduction of neem coated urea, this is also a pyq. Neem coated urea is also a pyq. So it to minimize wastage and diversion. Soil health card to guide farmers on appropriate fertilizer quantity. तो ये जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है आपको फार्मर्स को गाइड करेगा ऑन अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर क्वांटिटी। प्रमोशन ऑफ नैनो यूरिया for sustainable and judicious application. So what is, yes, what is nano urea? Any idea? What is nano urea? Liquid fertilizer. It is a liquid fertilizer. Please remember, nano urea is a liquid fertilizer. तो liquid जो है आप संभल के डालते हैं, ठीक है। बाकी जो है इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल कि जब आपके पास सॉलिड रहता है तो उसको हम ज्यादा डाल देते हैं, एंड इट इज हाईली ऑब्जॉर्बेबल। ओके, यूरिया गोल्ड क्या है, एनी आइडिया? यूरिया गोल्ड, सल्फर कोटेड, एक्सीलेंट। सल्फर कोटेड यूरिया, तो इसका हाँ स्लो रिलीज होता है नाइट्रोजन का यूरिया गोल्ड। और जैसे नीम कोटेड यूरिया है, ओके, नीम कोटेड यूरिया है, उसका उसका फंक्शन क्या है। देखिए नीम ऑयल से कोटेड होता है और उससे क्या होता है, स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होता है। ओके, स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होता है। और सरकार ने क्या बोला है, 100%, प्लीज रिमेंबर दिस, 100% जितनी भी सब्सिडी मिल रही है, जितनी भी यूरिया को सब्सिडी मिल रही है, 100% सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल ग्रेड यूरिया विल बी नीम कोटेड। जितनी भी एग्रीकल्चरल ग्रेड यूरिया है जिसको सरकार सब्सिडी दे रही है, उसको नीम कोटेड होना जरूरी है। ओके, ठीक है। इरिगेशन प्रोग्राम, the command area development program and accelerated irrigation benefit program have significantly contributed to irrigation development. आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कमांड एरिया डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इरिगेशन, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी सोइंग, ऐसे करके, है ना। यस, और अब जो है ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज अ वेरी बिग इशू। देखिए ग्राउंड वाटर के जितने भी डेटा है उसको आपको खोज के जरूर से पढ़ लेना है। ओके, सस्टेनेबल इरिगेशन एफर्ट, सो मोर क्रॉप पर ड्रॉप इनिशिएटिव।
मोर क्रॉप पर ड्रॉप इनिशिएटिव क्या करता है, प्रमोट करता है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहाँ यूपीएससी पूछ सकता है मोर क्रॉप पर ड्रॉप इनिशिएटिव जो है डैम बिल्डिंग में हेल्प करेगा या डैम बिल्ड करेगा फॉर लार्ज फार्मर्स, ऐसे करके कुछ पूछ सकता है। तो उसमें ध्यान रखिएगा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है करेंगे, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कि आप सिर्फ एक क्रॉप ना उगाएं जिसमें जो वाटर इंटेंसिव है, आपको जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा वाटर कंजर्वेशन के लिए। देन प्राइस पॉलिसी मार्केट एंड सपोर्ट सिस्टम। तो इसमें एमएसपी है 23 कॉमोडिटी पे मिलता है, और उसमें एक उसमें से क्या मिलता है, एफआरपी मिलता है, अगर आपको याद होगा एफआरपी मिलता है ना। National Agricultural Market (eNAM). So it was launched in 2016. It is a digital platform that integrates 1260 APMC mandi across 22 states and 3 union territories. And this facilitates online trading of 203 agricultural and horticultural commodities. तो ये क्या करता है, 260 एपीएमसी को 22 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरी में कर देता है। लेकिन एक स्टेट का नहीं कर पाएगा। कौन से स्टेट का नहीं कर पाएगा, एक स्टेट का एपीएमसी को नहीं कर पाएगा, कोई बता सकता है विच स्टेट विल बी लेफ्ट आउट? बिहार, because Bihar is the only state which has abolished. Bihar is the only state which has abolished back in 2013 the APMC mandi. Okay. Development of agri stack and krishi decision support system using advanced technologies like AI and ML। तो AI और ML को यूज करके आप जो है एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है उसको देख सकते हो। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। These system will aim to aid in crop planning, health access to farm inputs, credit insurance, crop estimation, market intelligence, and it will support agri-tech startups। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और एनआईसीआरए है। व्हाट इज एनआईसीआरए? नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। दैट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। अब देखिए व्हाट कुड बी द बिगेस्ट रीजन। क्या मैं कह सकता हूं इररेगुलर मॉनसून पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? बहुत ज्यादा अगर वार्मिंग होने लगे तो मॉनसून इररेगुलर हो जाएगा। मैंने बताया था ना, बुलावा आता है। ओके, एक बुलावा आता है आईटीसीजेड का फ्रॉम द गैंजेटिक प्लेन्स, और एक बुलावा आता है कहां पर, पेरू से आता है। तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। जिस साल पेरू से बुलावा आता है उस साल मॉनसून वीक रहेगा कि स्ट्रांग रहेगा? उस साल मॉनसून इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, इट इज गोइंग टू बी वीक, क्योंकि कम विंड्स जो है हमारी तरफ आएगा। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली इंडिया को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, बिकॉज इंडिया इज लिवेबल ओनली बिकॉज वी हैव मॉनसून। इंडिया एक कंट्री एज अ लिवेबल कंट्री है बिकॉज हमारे पास मॉनसून। नहीं तो आप देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ती है इधर, जिस तरीके से एरिड क्लाइमेट हो सकता था, पोटेंशियल था, वो सब जो है उसको मिटिगेट कर देता है। क्योंकि आपको लगता है वेस्टर्न घाट्स पॉसिबल था? वेस्टर्न घाट्स पॉसिबल था विदाउट मॉनसून? नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट पॉसिबल है विदाउट मॉनसून? द आंसर इज नो। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। एनएमएसए और एनआईसीआरए जो है, अगेन इसको विकासपीडिया से देखना जरूरी है। G20 फोकस ऑन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो G20 जो है वो इस पे फोकस कर रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इंडिया का जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये जो है इसका प्रेसिडेंसी का मोटो था। emphasizing unity fraternity and harmony along with life। what is life? lifestyle for environment initiative। ये प्रेसिडेंसी ड्यूरेशन कब से था? 1 दिसंबर 2022। हमने किससे लिया था प्रेसिडेंसी? हमने किससे लिया था प्रेसिडेंसी? इंडोनेशिया से लिया था। ओके, आपको याद होगा हाथ में वो जो गोंग होता है, वो प्रेसिडेंट जो थे वहां के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने दिया था। गैवल है ना। रोटेटिंग चेयर सिस्टम है इन्वॉल्विंग पास्ट करंट एंड नेक्स्ट ईयर्स चेयर। करंट ट्रॉयका
कंसिस्ट ऑफ इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। तो नेक्स्ट कहां पर है दोस्त? जब इंडोनेशिया ब्राजील है तो इंडोनेशिया में हो गया, इंडिया में हो गया, देन ब्राजील में आएगा। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप हुआ था, और इसमें एक और आपने याद होगा, जयपुर कॉल फॉर एक्शन, दैट वाज आल्सो बेनिफिशियल फॉर स्टार्टअप्स। व्हाई? ये इसको टारगेट कर रहा है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू दी एमएसएमईज। जयपुर कॉल फॉर एक्शन जो है वो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू दी एमएसएमईज को देख रहा है। क्लियर है? प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो ये क्या है? ये फॉस्टर करता है आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट भारत और इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में। क्या करेगा ये? मल्टी मोडल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा नेशन वाइड टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, एंड इट विल इंक्रीज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस एंड इट विल स्टिम्युलेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। कब लॉन्च हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था। वर्किंग मैकेनिज्म, तो ये इट ब्रिंग्स टुगेदर 27 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अंडर वन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एंड इट इज एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है जो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए है। इट विल बी लेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन। ओके। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी, it is a multimodal group operational with representatives from 8 infrastructure ministry। तो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री जो है वो सारे एक साथ आएंगे। जो क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन हो सकता है? कैन यू जस्ट थिंक? हु विल बी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अर्बन अफेयर्स, इस टाइप के हो सकते हैं कि नहीं? इस टाइप के मिनिस्ट्रीज हो सकते हैं, इंफ्रा मिनिस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ 81 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, 54 नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड 197 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। तो जहां जहां पे गैप्स है, ओके, इसमें वीजीएफ भी आपका होगा, वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है, दैट इज आल्सो समथिंग दैट दे आर गोइंग टू डू। तो ये केरला में बना रहे हैं। इन केरला दे आर मेकिंग वन पोर्ट। उसका नाम क्या है? एनी गेसेस व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्ट? देयर आई थिंक दे आर मेकिंग वन पोर्ट इन केरला, एंड उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रहे हैं। एनी आइडिया? ओके। उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट आई जस्ट टेल यू अबाउट इट। एक आपने सुना होगा, कलाडान प्रोजेक्ट, विच वॉज ए मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये कहां से कहां तक था? ये किस किस कंट्री को कनेक्ट कर रहा था? ये किस किस कंट्री को कनेक्ट कर रहा था? इंडिया और, हाँ यू आर करेक्ट, विजिंजम पोर्ट। इंडिया और म्यांमार को कर रहा था। इंडिया और म्यांमार को कलाडान प्रोजेक्ट जो है कर रहा था। अभी ये ऑलमोस्ट डेड है। दिस प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट डेड। किसको किसको कर रहा था? म्यांमार, कोलकाता और आइजोल, मिजोरम। कोलकाता, सितवे और आइजोल। कोलकाता, सितवे और आइजोल को कनेक्ट कर रहा था। क्लियर है? ओके। पीएम गति शक्ति जो है वो जीआईएस एक बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पीएम गति शक्ति एनएमपी बनाएगा। उसमें डेटा लेयर्स होंगे किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ज्योग्राफी पे, डेमोग्राफी पे और डिसीजन सपोर्ट पे। इट इज डेवलप्ड बाय बिसाग एन, BISAGN। तो इस टाइप का जो फैक्टॉइड है, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, व्हाट इज बिसाग एन? व्हाट इज बिसाग एन? एनी आइडिया? दिस इज भास्कराचार्य। बी स्टैंड्स फॉर भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, ये भास्करा नेशनल इंस्टीट्यूट जो है फॉर स्पेस एप्लीकेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस, ओके, स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो इसने बनाया है पीएम गति शक्ति एनएमपी। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में लोकेटेड है। इसका फंक्शन क्या है? ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग को सपोर्ट करता है, एंड इट enhances इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड इट विल सपोर्ट द ग्रीन लॉजिस्टिक्स एंड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। ओके। सो इस टाइप से जो है आपका खत्म हो गया योजना, अक्टूबर 2023 एडिशन। ऑलराइट।